बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। अब कहा यह जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सियासी इंतशार का ख़ात्मा होता चला जा रहा है और ज़ाहिर है कि जब सियासी इंतशार का ख़ात्मा होगा तो इसके नतीजे में जो माशी इंतशार है उसको भी ख़त्म करने का मौका मिलेगा, क्योंकि क्योंकि मईशत को बेहतर करने के लिए ज़ाहिर है जो सियासी इस्तेहकाम है, अंदरूनी मुल्की इस्तेहकाम है, वो बहुत ज़रूरी है। आपसे कुछ अर्सा कबल जब पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त भी जब सीपेक के हवाले से बात हुई थी तो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा था कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। और ये ज़ाहिर है कि हर दानिशमंद और फ़हम व फ़िरासत वाली हुकूमत इस बात को बेहतर समझती है कि मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब माशी और सियासी स्टेबिलिटी होती है तो फिर आप ख़ारजा सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मुल्क की एक आवाज़ होती है उसमें भी मजबूती आती है। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता कानून की अमलदारी जो है वो हो रही है और जितने भी बलवाई और शरपसंद थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। PTI लोग छोड़े जा रहे हैं, उनके रहनुमा छोड़े जा रहे हैं। 2 साबिक वज़ीर आला अपने ओहदों से चले गए। एक वज़ीर आला ने तो अपना ओहदा छोड़ा, दूसरे वज़ीर आला ने पार्टी छोड़ दी, यानी परवेज़ खटक और उस्मान बुज़दार की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया, उसके बाद वो रिहा हुए और उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन पर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाया या रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए या रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी और फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, इमारात को नुकसान पहुंचाया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तारीख़ी इमारत को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की अवाम अब बड़े तज़ब्ज़ुब के साथ और बड़े शिद्दत के साथ ये इंतज़ार कर रही है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो अब एक्शन लिया जाए और उनके जो मुक़दमात हैं वो फौरी तौर पर अदालतों में जाएं, भले वो सिविल कोर्ट्स में हों या मिलिट्री कोर्ट्स में हों, लेकिन उनके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर होना चाहिए ताकि वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करे। इसी दौरान पाकिस्तान IMF के साथ बातचीत भी जारी रखे हुए है और पाकिस्तान अपने जो माशी ऑप्शंस हैं उनको भी देख रहा है। अभी तक जो नवा रिव्यू है उस पर स्टाफ लेवल नहीं हुआ। एक और शर्त जो सामने आई थी उसमें IMF ने यह कहा था कि पाकिस्तान अपना जो बजट फ्रेमवर्क है वो IMF के साथ शेयर करे, तो अब पाकिस्तान ने वो बजट फ्रेमवर्क भी शेयर कर दिया है। लेकिन इसी दौरान एक और ख़बर भी आई है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ईरान अफ़गानिस्तान के साथ अब बॉर्डर ट्रेड किया जाए, यानी ना रुपया इस्तेमाल होगा ना डॉलर इस्तेमाल होगा, बॉर्डर ट्रेड होगी दोनों ये तीनों मुल्कों के दरमियान, यानी 4 मुल्क जो हैं ईरान, रूस, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ अशिया जो हैं वो एक दूसरे के साथ बार्टर भी किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये जो सब कुछ अब होने जा रहा है इससे कितनी भलाई होगी अवाम की, क्योंकि अवाम ज़ाहिर है अपनी हुकूमत की तरफ देखती है महंगाई के हवाले से, अपने मसाइल के हल के हवाले से, और कितनी बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान की मईशत में। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जनाब सेनेटर राना मकबूल। सेनेटर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बहरामंद तंगी। बहरामंद तंगी साहब आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्जियाकार डॉक्टर खाकान हसन नजीब। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ भी हम आपसे करेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो बजट फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने शेयर किया है IMF के साथ, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी होगी और एक स्टेप आगे हम गए हैं कुछ उनकी जो शराइत हैं उस हवाले से? जावेद भाई, ऑलवेज गुड टू बी ऑन PTV विद यू। देखिए, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो सिंसियर है इस बात पे कि किसी तरह 9th रिव्यू कंप्लीट हो जाए, ताकि ये प्रोग्राम जो है जब जून 30 को एंड हो तो जिस रिव्यू को हम कर चुके हैं उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और $1 बिलियन हमें मिल जाए। आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। अब जी दुरुस्त ये रिव्यू बहुत डिले हो गया, उसकी वजह से हमें उनसे अपने बजट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेयर करने पड़ रहे हैं। हालांकि ये जो बजट के डॉक्यूमेंट हैं ये 10वें और 11वें रिव्यू का पार्ट बनने थे, बिकॉज 9th रिव्यू बेस्ड है सितंबर के टारगेट्स पे। बट चूंकि हम बजट के बिल्कुल दहाने पर खड़े हैं तो उन्होंने ये कहा कि आप बजट भी शेयर कीजिए, तो कर रहे हैं। आज आप एक और चीज़ देखिए
कि हुकूमत ने एक कोशिश की है कि जो ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक है उसका जो डिफरेंस है वो 10-11% पे चला गया था, उसको वापस करीबन 5% के आ गया है वो। आप ये भी एक नेथन पोर्टर जो जो मिशन चीफ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सही तरह वर्क करे, तो हुकूमत ने ये दूसरी चीज़ भी की। तीसरी चीज़ जो है वो अभी भी बोर्न ऑफ कंटेंशन है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल है इस वक्त लॉट ऑफ डॉलर्स जो कि बाहर से लाने हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी रेटिंग गिरी हुई है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो जो कंट्रीज हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो बायलैटरल्स हैं, जो मल्टीलैटरल्स हैं, दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू गिव मनी, और पाकिस्तान $6 बिलियन का प्लान नहीं सामने रख पा रहा। अब पाकिस्तान ने ख्याल है कि 4-4.5 अरब का प्लान हो गया है, इसी से गुजारा कर लिया जाए। IMF इस बात पे अभी भी आई थिंक एडमेंट है कि नहीं, $6 अरब ही कीजिए। आई थिंक अंग्रेजी में कहता हूँ कि इफ IMF वाज टू डू द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, तो आई थिंक दैट द $6 बिलियन वुड कम इन एज वेल. That is because the commercial funds that are stuck may come through multilateral funding may increase. So वहाँ पे खड़े हैं. My best course of action would remain कि 9th review हो जाए और फिर एक responsible budget गवर्नमेंट देने की पोजीशन में आए, क्योंकि थोड़े से फाइनेंसेस एक्सटर्नल बेहतर हुए हो, और एक अच्छा बजट दे। और फिर ये सही फैसला है कि ये आप इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हमारी नई हुकूमत आएगी जो कि अक्टूबर में आएगी, तो उससे पहले भी हम तैयार हैं कॉन्टूर्स तय करने को कि नया फंड का प्रोग्राम क्या होगा। कंट्रीज जब इस तरह की सिग्नलिंग इंटरनेशनली करती हैं तो ये एक अच्छा रवैया तस्वुर किया जाता है, ये एक रिस्पॉन्सिबल रवैया तस्वुर किया जाता है जब आपके पास एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है। अब काम ये सारा करना है, देखना यह है कि हुकूमत अगले 1.5-2 माह में कितना काम करती है जब तक चेंज आता है, फिर केयर टेकर्स को इस पे काम करना है और फिर नई गवर्नमेंट को। ये आई थिंक इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि आप उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा बजट दे पाएगी, लेकिन हम इसको ये कहेंगे कि एक पॉपुलर बजट नहीं दे पाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत की अपनी मुश्किलात भी होती हैं, वो ज़ाहिर है उसको आवाम के पास भी जाना पड़ता है, और फिर इलेक्शन भी ज़ाहिर है सामने वो देख रहे होंगे, तो ज़ाहिर है कि ये उस तरह का नहीं होगा, लेकिन एक रीजनेबल बजट होगा। सो जावेद साहब, लेट्स टॉक अबाउट कि इससे मेरा एग्जैक्टली क्या मतलब है। मतलब वही है जो आपने बयान कर दिया कि पॉपुलिस्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबल बजट। रिस्पॉन्सिबल बजट जो है वो पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ये इसके लिए बेहतर साबित होगा। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप तनख्वाहें ना बढ़ाएं, पर आप 40% तनख्वाह ना बढ़ाएं, आप 15 से 20% बढ़ाएं। आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 350 अरब से बढ़ाकर 500-600 अरब पे ले जाइए, जरूर ले जाइए। मैं हमेशा तारीफ हर गवर्नमेंट की करता हूँ, PPP की, PMLN की, PTI की। जो भी गवर्नमेंट आई है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाया है, रेसिपिएंट्स को बढ़ाया है, क्रेडिट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। इसको और बढ़ाइए, आप मिनिमम वेज को बढ़ाइए, आप कुछ प्रोग्राम जैसे आप अगर लैपटॉप पे करना चाहते हैं इसको भी टारगेट कीजिए। आप PSDP जो है डेवलपमेंट बजट, उसको 700 के करीब अगर ऑफिशियल रखिए, PPP करके 900 बिलियन पे रखिए, 1000 अरब पे रखिए, बट साथ साथ टैक्सेस भी लगाइए, रियल एस्टेट पे लगाइए, ये जो हमारे रिटेलर्स हैं इन पे लगाइए, जो आपने मराद दी हुई हैं 1500 से 2000 की, उनको हटाइए। सो अगर हुकूमत ये काम करती है तो आई थिंक वो पॉपुलर भी होगी, और सबसे बढ़ के जावेद साहब जो सबसे बड़ा टैक्स है ना आम अवाम पर, वो है इस वक्त इन्फ्लेशन का। अगर हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होगी, हुकूमत की डिमांड कम होगी, हुकूमत की एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल होंगे, तो ये डिमांड टूटने से आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी। तो जब अक्टूबर में हुकूमतें आएंगी, ये हुकूमत भी, ऑपोजिशन भी जब आएगी लोगों के पास, तो वो ये याद करेंगे कि इन्फ्लेशन कुछ बढ़ना जो कीमतों का है वो टूट गया है। ये मेरा ओवरऑल एक फंक्शन है। मैं ये नहीं समझता कि पूरे एक्सपेंडिचर ठीक कर देंगे। ये दोनों हजरात हुकूमत में रहे हैं, ये जानते हैं कि 18वीं तरमीम हम सब ने मिलकर की, ये भी इनको क्रेडिट है। पर क्या किया उसके बाद हमने तो सारे जो चीजें हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉपुलेशन, ज़कात उशर, ये सारे पैसे फेडरल दिए जा रहा है, जबकि पैसे हमने सारे दे दिए हैं प्रोविंसेस को। फिर इन हजरात को ये काम करने हैं। 18वीं तरमीम का बड़ा अच्छा इकदाम इन लोगों ने ही उठाया हुआ है। सो नाउ दे हैव टू मूव इनटू दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स जब एक नई हुकूमत आएगी। और हम नई हुकूमत के साथ काम करके भी यही कहेंगे कि जब ये काम करेंगे, SOEs को बेचें, ये हमसे नहीं चलते। आई मीन ऑनेस्टली
जनरल मुशर्रफ के टाइम से सर्कुलर डेट हर हुकूमत ने सॉल्व करने की कोशिश की, और यकीन रखें मैंने इन सब के साथ काम किया, इनमें से किसी की भी नीयत में ये फतूर नहीं था कि सर्कुलर डेट बढ़ता जाए, पर सरकार में रहते हुए जो पिलफरेजेस हैं हम उनको संभाल ही नहीं सकते। आप प्राइवेट सेक्टर को दें, टेलीकॉम की तरह ये चीजें चलें ताकि एक नौकरियां नई क्रिएट हों। ये आई थिंक बेस्ट वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, लेकिन सेनेटर साहब आप फरमाइएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र किया, जो मैच्योर सियासी जमातें होती हैं, हुकूमतें होती हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम भले किसी की भी हुकूमत हो उसको जारी रखती हैं। यानी ये एक बड़ी मिसाल है जिसको हम एक बड़ी तस्वीर में अगर हम देखें कि बड़े मसाइल बेहतर हो कि तमाम सियासी जमातें इसको हल कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने यह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, आप लोगों ने उसको कंटिन्यू किया, बल्कि उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया, फिर पीटीआई ने उसको किया, और अब भी वो सिलसिला जारी है आपकी हुकूमत में भी। तो बड़े जो सियासी मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, लेकिन अगर सोच समझ के साथ आगे बढ़ा जाए, न कि शरपसंदी और बलवाइयों की तरह। जवेद इकबाल साहब, मेरी आवाज रिसाउंड कर रही है, देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगी। आपने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की है, ये एट द फ्लोर ऑफ द सेनेट हाउस भी ये बात हुई, और कि जी जो पीपल्स पार्टी ने इसका नाम रखा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और मुस्लिम लीग की हुकूमत उनके बाद आई, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया और इसकी बजटिंग में इजाफा किया 400 बिलियन का, और एक सब्सटेंशियल अमाउंट उनके लिए रखा। लेकिन ये जो आप फरमा रहे थे, उसके बाद आ गई पीटीआई की हुकूमत, पीटीआई ने उसका नाम चेंज कर दिया है। तो मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि भाई वो एक शहीद लीडर है, उनके नाम के ऊपर रखा गया है, तो आपका एतराज को दुरुस्त बनता है। इन्होंने किस पास या क्या कौन सा रखा था, एहसास या सपास, आप अगर इसी अम्ब्रेला के तहत जो भी काम करना चाहते थे पब्लिक वेलफेयर का, वो कर लेते। तो आपने इस ऑप्टिक्स को चेंज करने की क्यों कोशिश की? आपने ये गलत किया है। इसलिए ऐसे नेक कामों की कंटिन्यूटी हर पार्टी को, जैसे आपने फरमाया, करते रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में, पब्लिक वेलफेयर के लिए, उनकी जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी के लिए ये एक अहसन अमल है। अभी खाकान साहब ने, डॉक्टर खाकान साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं उस सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल के बादल छट रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी बात जो आपने खुद कहा कि पिक्चर क्लियर होती जा रही है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है और मज़ीद आएगी। क्योंकि जो एक शर का पहलू हर वक्त रहता था, हर वक्त एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन की हुई थी एक दो बंदों ने, एक पार्टी ने, तो उसका जो है मामला जो है अल्लाह की तरफ से ही उनकी करतूतों की वजह से ठीक होता जा रहा है। और अब आप देखेंगे कि जो बेसिक प्रीरेक्विजिट होता है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो है एक सर्टेनिटी हो, एक सिचुएशन ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी हो। अगर प्रेडिक्टेबल हो कोई चीज़ तो कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा, अपना पैसा लगाएगा। अब इंशाल्लाह पहले से बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। और भी बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं आपके सामने। अब रशिया के साथ जो ट्रेड शुरू की गई है, जो कि उनके अभी कार्गोज आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, तो अभी कोई 5-7-10 दिन में 1 लाख जो है लीटर ऑयल जो है वो आ जाएगा कराची। तो आप देखेंगे उसकी कीमत जो है कितनी कम है, और उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। एक तो मार्केट में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और इसमें कीमत में भी फ़र्क पड़ेगा। आज की बात जो आप बार्टर सिस्टम की कर रहे हैं, जिस बार्टर सिस्टम में ये ऑयल भी है और डीजल पेट्रोल भी है, एलपीजी भी है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे यूज़ के लिए ज़रूरी हैं, जिसका इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता है। अगर बार्टर सिस्टम ये सही मानों में चल जाता है तो इससे हमारा जो बहुत ज़्यादा बोझ कम हो जाएगा, और हमारी डिपेंडेंस जो है ये डॉलर के ऊपर वो कम से कम होती जाएगी। मोर सो जो दुनिया में एक ग्लोबल कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बन रहा है मुख्तलिफ रीजन्स में, वो आप सबको पता है कि चाइना और ईरान और सऊदीया और मुल्क जो हैं वो क्या करना चाहते हैं, उनका विजन क्या है। इससे भी एक बड़ा महमेज मिलेगी पाकिस्तान की तरक्की में। और अगर ये प्रोजेक्ट जो है, जो कि उन्होंने बंद कर दिया था
इमरान खान साहब ने, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है सारी दुनिया में, कि वो क्यों लोग कहते हैं कि वो स्टूज हैं बाहर की एजेंसीज के, कि उनका ख्याल और उनका ये इंटेंशन ही ये रहा कि जो चाइना इतने बिलियन डॉलर लेके आया है और एक लाइफ लाइन बनती जा रही है पाकिस्तान की भी, और ये सारे का सारा प्रोग्राम ग्वादर तक जाएगा, इससे ऑब्वियसली यूएसए बहुत इतराज़ करता है। उसकी वजह ये है कि वो समझता है कि चाइना जो है इकोनॉमिकली भी बड़ा वेल लिंक्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस रीजन में, लेकिन पाकिस्तान तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी है। उन्होंने बिल्कुल उसको क्लोज कर दिया, अब वो रीस्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह ये महीनों की बात है, सूरत हाल बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जो अभी बात कर रहे थे आप बजट की, बजट में बड़ी कॉशियस है गवर्नमेंट कि कम से कम बोझ डाला जाए, और मैं समझता हूँ कि कोशिश भी यही है और होगा भी यही। लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, डॉक्टर साहब का फ़ायदा हम लेते हैं इससे, तंगी साहब और मैं, और तंगी साहब तो ख़ास तौर से चूँकि ये गरीबों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। तो बात यह है कि अगर जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनकी टैक्स की रिकवरी ठीक हो रही है नहीं हो रही, जो CBR है या सारी टैक्स मशीनरी है, सूबों में एक्साइज है, टैक्सेशन है, फेडरल में ये है, क्या वो सही रिकवर कर रहे हैं, उनकी जो एक तरह से सर्वेलेंस ठीक हो रही है। ये सारे जो इस इंस्ट्रूमेंट के जो वीकनेसेस है, एरिया वीकनेस, उसको कौन जो है इन गैप्स को फिल कर रहा है, और क्या व्हाट इज द मेथोडोलॉजी दैट इज टू बी री एग्जामिन्ड। मैं समझता हूं ये अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ और उस डिटर्मिनेशन के साथ काम नहीं हो रहा। टारगेट रख लेते हैं बजट में कि इतने इतने बिलियन हम रिकवर करेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। और बहुत सारी जगहों पे इनके जो ऑफिशियल्स होते हैं नीचे, सच्ची बात करनी चाहिए, आपको पता है वो असेसमेंट भी ठीक नहीं करते और रिकवरी भी ठीक नहीं करते। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मशीन को पूरी तरह गैल्वेनाइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो। और इसका इसी तरह कस्टम्स की बात मैं कर रहा हूँ, आपको ये भी पता है कि कस्टम की मशीनरी कैसी काम करती है। इसलिए ये जुबानी कलामी थियोरेटिकली और हिपोथेटिकली बात करने से काम नहीं चलेगा कि कागजों में हमने लिख दिया इतनी रिकवरी, जब तक आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को पूरी तरह इंश्योर नहीं करेंगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा इन्फ्लेशन, अब मुझे ये बताइएगा, वो तो ठीक है बाकी सारे मैक्रो इश्यूज हैं, अब जो हमारी इन्फोर्समेंट की मशीनरी थी, मार्केट कमेटीज थी, मार्केट कमेटीज के साथ कोलैबोरेशन होती थी, लोकल पुलिस की, लोकल मैजिस्ट्रेसी की, और लोग बाजारों में निकलते थे, मंडियों में जाते थे, मार्केटों में जाते थे, अब वो एक और जो है ये ग्रेन मार्केट्स में जाते थे, इफेक्टिव तरीके का वॉच करते थे, देखते थे, इंस्पेक्ट करते थे कि क्या चीजें सही रेट पे बिक रही हैं। वो दुरुस्त आप कह रहे हैं कि इफेक्टिव तरीके से मामलात को मैनेज किया जा सकता है, उनको कोई बंदा चेक नहीं करता, हमने ये खुद करके देखा। बिल्कुल ठीक है। बहरमन साहब, मैं आता हूँ राना साहब आपकी तरफ, बहरमन साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। बहरमन साहब, आप बताइएगा क्या आपकी तवक्कुआत हैं, आप ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत में भी हैं, आपकी भी तवक्कुआत हैं, अवाम भी आपकी तरफ देखते हैं कि आप जो है अवाम को रिलीफ दे पाएंगे बजट के हवाले से भी, क्योंकि अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। मैं समझता हूं कि जब भी पॉलिटिकल जमातें, जमहूरी जमातें, जमहूरियत पसंद जमातें जब बजट पेश करते हैं तो उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम जनरल मासेस को, कम्युनिटी को, आवाम को रिलीफ दे दें। अभी जो इत्तेहादी हुकूमत है, जब से हुकूमत आई थी तो आप उसी दिन से लेकर आज तक एक पार्टी की या एक लीडर की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को उसने बिल्कुल जाया किया, और उनकी ये सोच थी कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को फायदा मिलेगा, तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। तो जब एक पार्टी की या एक लीडर की ये सोच है कि मेरी पर्सनल पॉपुलरिटी में कमी ना आए, मेरी पॉलिटिकल स्कोरिंग में कमी ना आए, बेशक मुल्क तबाह हो, बेशक आवाम को प्रॉब्लम हो, और स्पीचेस में आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कुछ होगा। लेकिन इस वक्त जो इत्तेहादी जमातों की लीडरशिप है वो एक पिच पे है, और वो पिच ये है जावेद इकबाल भाई कि वो है आवाम को रिलीफ देना।
आप देख रहे हैं कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद रमजान में हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा उन लोगों को फायदा दिया कि जो कि गरीब अवाम, मेरे गांव में भी मुझे लोगों ने यहां तक कहा था कि गाड़ी में आटा पड़ा था, हमारे घर का दरवाजा दस्तक देकर कि भाई शनाख्ती कार्ड ले आए कि ताकि हम आपको 3 बैग आटा फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें। तो ये उसमें बेशक बदमजगी भी हो चुकी थी, कुछ कैजुअलिटी भी हो चुकी थी, लेकिन इस चीज को भी हमने देखना है, अप्रिशिएट करना है कि अवाम को रिलीफ दिया गया। अभी 20 दिन से तकरीबन 35 रुपीज डीजल में और 20 रुपए पेट्रोल में कमी आ चुकी है, एलपीजी में भी कमी आ चुकी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक तरफ दुख वाली बात है कि 9 मई में पाकिस्तान और पाकिस्तान की उन शुहदा की यादगारों को जला के राख कर डाला जिन शुहदा ने हमारे फ्यूचर को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क की बाउंड्रीज को, इस मुल्क की मुस्तकबिल को, इस मुल्क की जो डिग्निटी है उनको महफूज बना के रखा था। लेकिन दूसरी तरफ उस लीडर की सोच को भी लोगों ने देखा और आज भी आप देख रहे हैं कि वो लोग जो रेड लाइन कहते थे आज वो चाह रहे कि नहीं, हम तशद्दुद की सियासत नहीं चाहते हैं, हम पाकिस्तान की अमलाक को, अफवाज पाकिस्तान की तारीखी मुकामात को जिन लोगों ने आग लगा के राख कर दिया उनके साथ हम नहीं जा सकते और पार्टी छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एज ए सेंटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एज ए सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जब देखिए दुनिया में वो ममालिक तरक्की करते हैं जब वहां पर वॉलंटियरिज्म हो, वहां पर जब चैरिटी प्रोग्राम हो, जब फलाही काम हो, तो मैं समझता हूं कि वो ममालिक तरक्की करते हैं और अवाम खुशहाल होते हैं। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव ली, पहले पाम दिए, फिर एक सर्वे करके एसआरएसपी के जरिए, और उस सर्वे में जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड था 70 मार्क्स से नीचे जो लोग उसमें आ गए उनको देना शुरू किया फंड। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने उस नाम से के साथ कंटिन्यू रखा। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो बीबी की तस्वीर को हटाया, उस नाम को हटाया। और मैं समझता हूं कि ये उन ममालिक की खुशकिस्मती होती है कि उम्मत मुस्लिमा की लीडर अपनी जान की कुर्बानी देकर उस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए अपनी खून देकर उस जमहूरियत को मजबूत करते। तो ऐसे नामों को लोग ज्यादा इज्जत देते, एहतराम देते, ताकि दुनिया के ममालिक देख ले कि वो अपनी हीरोज को, अपनी लीडरशिप को ये इज्जत देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने मुख्तलिफ नाम दी। लेकिन आज एक दफा फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अम्ब्रेला के नीचे वसीले रोजगार, वसीले हक, वसीले तालीम, वसीले सेहत जारी है। और ये उन अवाम के लिए है जो वो इस मुल्क के बेयार, मददगार और गरीब लोग हैं। लेकिन जावेद इकबाल साहब, मैं आता हूं, एक मिनट मुझे आप दे दें कि अगर हमारी सोच ये है कि हम इस मुल्क को कुछ दे दें, अवाम को कुछ रिलीफ दे, तो तब ये मुमकिन है जब ये मुल्क है और ये अवाम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्ट टाइम बीइंग्स अगर हम सियासत करते हैं और अपनी पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए हम मुल्क को दांव पे लगाते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सूबों के और मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर वो ऐसी बातें करते हैं, वो दुनिया को लेटर्स लिखते हैं, वो आईएमएफ को लेटर्स लिखते हैं कि ऐसा न करे, ऐसा करे। तो मैं समझता हूं कि ये सियासत नहीं है। और आज अगर पीटीआई की सियासत खत्म होने की तरफ जा रहे हैं तो ये वो बातें हैं, ये वो सोच है कि जिस सोच के बिना पर इमरान ने 1 साल से इस मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल होने नहीं दिया, इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत कमजोर किया। लेकिन अभी मैं समझता हूं कि आने वाले बजट में, जैसे डॉक्टर साहब की मैं बातों से 100% एग्री करता हूं कि ये बजट हिस्टोरिकल बजट नहीं होगा, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी ये बजट इतना होगा कि आवाम को बुनियादी हुकूक देने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइए, जहां मुमकिन है वहां हम देख रहे हैं कि कुछ पास ऑन हो रहा है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इसमें भी कमी की गई। फिर ये जो नई डेवलपमेंट जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये ईरान, रूस, अफ़गानिस्तान, इन ममालिक से जो बॉर्डर ट्रेड है, ये कितना अहम है आपकी नज़र में, कितनी अहम पेशरफ्त है ये?
सो मैं एक बात पहले कह दूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम हुई, हुकूमत ने जो पास ऑन किया जा सकता था वो कर दिया। याद रखिए क्योंकि रुपया थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, बिकॉज ये जो आईएमएफ की सारी बात हमने की उसकी वजह से सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम रही है, तो वो प्रेशर में रहा है। वरना शायद हुकूमत के लिए पॉसिबल होता कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज मानते हुए 50 रुपए की पीडीएल रखते हुए उस पर और थोड़ी कमी की जा सकती थी। लेट्स होप कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े और शायद नहीं बढ़ेगी। सो थोड़ी सी रिलीफ जो है बहुत हाई स्पीड में और पेट्रोल में पास ऑन हुई। अच्छा, ये जो आपने सेकंड जावेद साहब बात की ना, आई थिंक ये इसको मैं 2-3 जावियों से बड़ा इंपॉर्टेंट समझता। एक तो है कि मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान और ये जो रीजन है पूरा साउथ एशिया का, इसको रीजनल ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। लुक एट पाकिस्तान बॉर्डर्स, चाइना को देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, रशिया आप ट्रेड कर सकते हैं, ईरान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए। सो दुनिया ने ये जो आसियान ममालिक हैं, ये जो साउथ एशिया ईस्ट एशिया के, इन्होंने इतनी बड़ी ट्रेड अपने साथ कायम की। आपके पास ऐसे ममालिक हैं जो आपको मिनरल्स और मेटल्स और जो जैसे रशिया आपको दे रहा है तेल, ये आपकी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। आप इनको टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, ये सब कुछ दे सकते हैं। अब आपने जो ईरान और इनके साथ कोशिश की है वो ये किया कि ये सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट ये ला सकें। तो इसका सेकेंड इफेक्ट ये है कि आपके पास एक तो जो डॉलर की कमी है वो बार्टर की वजह से प्रेशर कम कर देगी कि आपको डॉलर नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर सप्लाईज थोड़ी सी इंप्रूव करती हैं तो ऑब्वियसली हम इकोनॉमिस्ट जैसे भी हों, हमारी नज़र तो इसी पे है ना कि फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ी हुई है, उसका इफेक्ट लोगों पर आ रहा है। तो ये सप्लाई से ही कंट्रोल होगी। जो फूड इन्फ्लेशन है वो खाली मॉनेटरी रेट बढ़ाने से 21% करने से नहीं हल होगी, वो सप्लाई साइड को हल करने से होगी। ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत बड़ा आंसर फ्लड्स का है। आपकी कॉटन की क्रॉप जो चले 6-7-8 मिलियन हुआ करती थी वो 4.5 मिलियन पे रह गई है, आपको वो भी मंगवानी पड़ रही है। सो अगर आप नेबरिंग कंट्री से कुछ चीजें ईज ऑफ करने के लिए मंगवा सकते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिसका आपको ये जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कम पड़े, आपके डॉलर भी सेव हों और सप्लाईज भी बढ़ें और रीजनल काम करना शुरू करें। जैसे हमने अब गवादर की बिजली ली, इससे पहले 100 मेगावाट ईरान से, कुछ मार्केट्स कायम की बॉर्डर पे। देखिए लोगों ने इकट्ठे रहना है, अब वो दौर खत्म हो गया है। ईरान ने सऊदी अरेबिया के साथ चाइना की मदद से एक मुआहिदा कर लिया है, नई पार्टनरशिप्स फॉर्म हो रही हैं। हमें पूरे अपने रीजन से ये पार्टनरशिप्स फॉर्म करनी चाहिए ताकि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं इनको दे भी सकें और इनसे ले भी सकें। खाली जीएसपी प्लस पे भरोसा करते हुए यूरोपियन कंट्रीज और यूएस को एक्सपोर्ट करने की बजाय हमें ये चीजें देखनी चाहिए। सो आई थिंक इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इट्स अ गुड स्टेप। यानी कि मजीद जो एवेन्यूज़ हैं और जो जो जगहें हैं उनको भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये गंदम की फसल भी बड़ी अच्छी हुई है, इसका भी इम्पैक्ट फिर हम देखेंगे आने वाले कुछ अरसे में? देखें जावेद साहब, ये तो सिल्वर लाइनिंग है ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अगर आप, और ये दोनों हजरात मुझसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि ये उस वक्त भी हुकूमत का पार्ट रहे और चीज़ों को देख रहे थे, बहुत काम किया है पाकिस्तान ने और उम्मीद यही थी कि क्योंकि ये स्टेपल फूड है और ये हर पाकिस्तान का जो गरीब और अमीर है वो खाता है और इससे एक न्यूट्रिशियस नीड पूरी होती है गांव से लेके हमारे शहरों तक, तो हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि हम 27 मिलियन 27.5 मिलियन ये बना लेंगे और वीट की इतनी प्रोडक्शन होगी, कुछ पीछे से आ रही है, तो हम अपनी ही खपत पूरी नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो साथ वाले हमारी थोड़ी सी स्मगलिंग हो जाती है, पोरस बॉर्डर्स हैं, वो भी पूरी हो जाएगी। और इसकी कीमत को संभाले रखना और थोड़ा सा बेहतर हुआ ही है, इससे मुझे बड़ी आप यकीन करें तकवीयत मिलती है, क्योंकि एक गरीब आदमी जो है वो तो मतलब रोटी और कुछ घी या दाल या सब्जी या थोड़ा सा दही डाल के भी अपना घर पूरा कर सकता है इस मुश्किल वक्त में। सो दैट्स अ रियल सिल्वर लाइनिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अभी सेनेटर साहब अभी कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका कहना था कि 2017 में मुल्क तरक्की कर रहा था और मेरी दुआ है कि उसी तरह मुल्क तरक्की करता रहे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आप लोग हुकूमत में हैं और फिर ज़ाहिर है कुछ अरसे बाद आपको इलेक्शन की तरफ भी जाना है। कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने फ़ैसले किए, ऑयल और घी की कीमतों में कमी की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, लेकिन सियासी तौर पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ नई जमातें बन रही हैं। आपको लग रहा है कि बेहतरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, बेहतरी की जानिब जा रहे हैं हम?
देखें जी, जावेद साहब, मियां साहब ने ठीक कहा। 2017 में हालांकि कमोशन तो उस वक्त भी बड़ी की गई, 2014 से इन्होंने प्रैक्टिकली कमोशन शुरू की है, जब उन्होंने धरने दिए हैं और चाइनीज प्रेसिडेंट भी नहीं आ सके। उन्होंने को हमारे साथ गपशप लगाने के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पैटर्नाइज करता है चाइना, तो उससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ। और जो एजिटेशन हुई जिसमें टीवी पे हमला, प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे तोड़ दिए फलां, और उससे भी बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है, ये कुदरती चीज़ है। लेकिन ऐसे हालात में भी, और आपको पता टेररिज्म भी उस वक्त अरूज पे था, एपीएस का वाकया भी उन्हीं दिनों में हुआ। इसके बावजूद मेहनत जो की गई थी मियां साहब ने, उनकी टीम ने, जो आपको एनर्जी प्लांट्स लगा के दिए इतनी ज़्यादा कि जो हमेशा ही लोड शेडिंग होती थी और संभाली नहीं जाती थी, न गर्मियों में न सर्दियों में, उसमें कितना बड़ा संभाला पैदा। मैं खुद कमेटी का मेंबर था और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमारी कमेटी को हेलीकॉप्टर दिए हुए थे, और हम हर हफ्ते बाद एक प्रोजेक्ट के ऊपर जाते थे, देखते थे, और ऐसे काम हो रहा था जैसे जिन्नात काम करते हैं, ऐसे इस तरह जिनीज वर ऑन वर्क। और जब हम जाते थे हफ्ते बाद पहचाना नहीं जाता था ये क्या हो गया। 24 आवर्स काम होता था और उससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था। और आप देखते हैं CPEC स्टार्ट हुआ, दैट वाज ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो उसके बाद जो किया गया है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए कि एक ही जनरल आ जाता है या दो, बाकी तो फौज बेचारी अपनी जानें देती है, उसके अपने कोई फॉर्चून सीकर्स होते हैं, अपने उसके एम्बिशंस होती हैं, और दो जज मिल जाते हैं सीनियर मोस्ट जो होते हैं, वो बैठ के मुल्क का कबाड़ा कर देते हैं। एक दफ़ा नहीं किया, यानी कोई 6-7 दफ़ा किया है, चाहे वो मुनीर हो, चाहे वो अनवारुल हक हो, चाहे वो इरशाद हसन खान हो, चाहे वो साकिब निसार हो। तो काश इनकी जगह हमें ऐसे मिल जाते जैसे कार्निलियस थे, या हमूदुर रहमान थे, या नासिरुल मुल्क थे, या वो अजमल मियाँ थे, राणा भगवान दास थे। वो नहीं हमें मिल सके इनकी जगह, ये उनकी जगह आ गए और उन्होंने मुल्क की तबाही मचा दी। जैसे मुल्क में कॉन्टीन्यूटी थी और काम हो रहा था, मियाँ साहब को निकालने की क्या इनको जरूरत महसूस हुई? इनके जाती अगराज़ व मकासद थे। अब जो कह रहे हैं कि गलती होगी, और सारा जमाना कह रहा है, जिन्होंने करवाया वो भी कहते हैं गलती हो गई। तो इसलिए ये मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। एनीहाउ, ये जो उन्होंने कहा है कि जो अब इंशाल्लाह उस वक्त को मिसाल सामने रखते हुए दोबारा से आप मेहनत करें। आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ रही है, और जमातें जो हैं वो ऑफ कोर्स वो अपनी अपनी सफ़े सीधी कर रही, करती रहें, डेमोक्रेसी में ऐसे होता है। लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह जब इलेक्शन हो जाएंगे तो मजीद स्टेबिलिटी आ जाएगी। आइंदा 2-3 महीनों में बड़ा काम होगा। मैं समझता हूँ देयर इज ए ग्रेट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अब वो बादल जो थे ना, जो मिस्ट जो थी, कंफ्यूजन कंफाउंडेड की, वो छटती जा रही है, एंड वी आर ट्रेडिंग द पाथ ऑफ रियल डेवलपमेंट प्रोग्रेस। पहला स्लो पेस होगी, फिर इंशाल्लाह द स्पीड विल बी गेटिंग एक्सेलरेटेड। ये सेनेटर साहब, आप बताइएगा कि सियासी जमातों की बड़ी एक जद्दोजहद होती है। वो जब भी बात करते हैं तो उनकी अपनी एक लेगेसी होती है कि जमहूरियत के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए उनकी ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी है। मुस्लिम लीग नून बात करेगी तो वो कुछ बयान करेगी, पीपल्स पार्टी जब बयान करेगी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जिक्र होगा। फिर आइन की बात होगी। मुस्लिम लीग नून बात करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगी मुल्क के लिए। जब गैर फितरी तौर पे जमातें बनती हैं तो आपके ख्याल में फिर उसका यही नतीजा निकलता है, जैसे ये जमात जो है पीटीआई जिस तरह से बिखर रही है, और ये एक तजर्बे की बुनियाद पे ये हुआ था जिसने जाहिर है मुल्क की मईशत का भी बड़ा गर्क कर दिया। मैं 1980 पीपल्स फेडरेशन से सियासत शुरू की है, और 38 इयर्स के बाद, 38 साल की स्ट्रगल के बाद, झंडे लगानों के बाद, पोस्टर लगाने के बाद, इस मुल्क की और अपनी पार्टी की खिदमत के बाद, 38 इयर्स के बाद मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने टिकट दे के मैं सेनेटर बना हूं। तो एक बहुत बड़ा अरसा था और हमने बहुत कुछ सीखा। 79-80 से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की। उस वक्त डिक्टेटर जियाउल हक था, फजल हक गवर्नर थे। आपको पता है
हम बहुत मुश्किल में थे, लेकिन हमने जमहूरियत का और अपनी पार्टी की नजरियात का साथ दिया है। तो जब पार्टी के वर्कर्स इसी तरह और मेरी तरह और भी लोग हैं कि भाई वो पीपल्स पार्टी से हैं और 55 साल से वो सियासत करते हैं, मैं 44 ईयर से पीपल्स पार्टी से सियासत करता हूँ, मेरी फैमिली भी 55 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और उन्हें बहुत कुर्बानियां दी हैं, जेलें काटी हैं, मतलब कि जरदारी साहब के लिए तहरीक चलाई है, इसी तरह डिक्टेटर मुशर्रफ, डिक्टेटर जियाउल हक और इसी तरह मार्शल लॉ में भी हमने जेलें काटी हैं। और ये इसी वजह से कि जब एक पॉलिटिकल वर्कर नजरियात की बुनियाद पर अपने लीडरशिप के साथ अपनी पार्टी के साथ होती है तो मुश्किल को भी फेस कर सकते हैं। वो कोड़ी पे काते हैं, जिया भुट्टो का नारा लगाते हैं, वो जेल में भी जाते हैं, जिया भुट्टो का नारा लगाते हैं, उससे नाहुन भी निकालते हैं, जिया भुट्टो का नारा लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि पार्टियां बनती है नजरियात की बुनियाद पे, जैसे आपने कहा कि इसी तरह एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जब पार्टी बनती है, लीडर बनाते हैं, तो उसका ये हशर होगा जो वो मुल्क का और कौम का और मुल्क के नाम का बेड़ागर करते हैं। लेकिन जब नजरियात होती हैं तो फिर पार्टियां मजबूत होती है। और शहीद बीबी हमेशा कहती थी कि मजबूत पार्टी जो है वो मजबूत पाकिस्तान की जमानत होती है। एक दफा शहीद बीबी से एक सहाबी ने, आप जैसी सहाबी ने सवाल किया कि बीबी आप तो मियां साहब के बारे में ये कहती थी, अभी आप उनके साथ बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं। तो शहीद बीबी ने कहा कि हाँ आप सही फरमा रहे, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ और थे, अभी उसने कुर्बानियां दी, उसने जमहूरियत के लिए काम शुरू किया, उसने सब कुछ देखा सीखा। तो अभी अगर मैं और मियां साहब आगे चलकर इस मुल्क के और इस मुल्क में मजबूत जमहूरी निजाम के लिए काम नहीं करते तो कौन करेंगे। और बीबी हमेशा ये कहती थी कि मैं मजबूत जमात पे यकीन रखने वाली लीडर हूं। तो अगर पार्टियां बनती है नजरियात पे और उनके वर्कर उनके साथ नजरियात पे होते हैं, दो बातें सामने आती हैं। एक तो मुश्किल में वक्त में वो वर्कर नहीं छोड़ते हैं, और नंबर दो वो पार्टी कभी नहीं चाहते कि मेरे मुल्क में हुकूमत है मियां नवाज साहब शरीफ की तो ये तरक्की न करे, मियां साहब ऐसे काम न करे कि दोबारा उनको वोट न मिले। इससे कि इस जमात की बुनियाद मुल्क की तरक्की के लिए रखी गई है, तो वो चाहे उसकी हुकूमत में हो या अपोजिशन लीडर की हुकूमत में हो, वो तरक्की चाहते हैं मुल्क की। और शहीद बीबी 17 महज के साथ जब अपोजिशन में बैठी थी तो वो मियां साहब को सपोर्ट करती थी, और जब मियां साहब अपोजिशन लीडर थे तो शहीद बीबी ने हमेशा उनके साथ बैठकर उसको अपोजिशन लीडर का स्टेटस दिया था। इसलिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस बगैर जमहूरियत और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो अपोजिशन लीडर के बगैर, अपोजिशन जमातों की सपोर्ट के बगैर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी हमने उनको कहा कि आगे बड़े हम आपका साथ दे रही हैं, आप मतलब कि जाएं, आप इकोनॉमी मजबूत करें, आप बाहर दुनिया जब जाते हैं पार्लियामान को इत्तेमाद पहले वहां वो मैसेज दे दी कि पार्लियामान और पूरा मुल्क मेरे साथ खड़ी है। लेकिन वो ना पार्लियामान आते थे, ना पार्लियामान को इत्तेमाद में लेते थे, और ना अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाने के तैयार थे। तो वही वो बातें हैं जो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कमजोर होता जा रहा था और हमसाया ममालिक में पाकिस्तान तनहा रह गया। अभी जब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला, फिर उसने ईवान से भाग गई, ईवान को छोड़ दिया, 2 सूबाई असेंबली तोड़ दी। अभी वो कह रहे कि मेरे रिजाइन को वापस ले रहे, अभी वो कह रहे कि मैंने 2 सूबाई असेंबली बाजवा के कहने पर तोड़ के मैंने ज्यादती की। तो दिस इज द पॉलिटिकल विजन। अगर एक लीडर के पॉलिटिकल विजन ना हो तो वो मुल्क और इदारे और अपनी पार्टी को कैसे आगे ले जाएंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि सियासी जमातों को भी इन सारे मामलात से बहुत कुछ सीखना चाहिए और अपने इख्तिलाफात से, जो सियासी नज़रियात से, उनसे मुबर्रा होकर वही जो हम बात करते हैं कि एक मिसाक़ मईशत, वो भी एक होना चाहिए ताकि कम से कम इस मामले पे तमाम की तमाम सियासी जमातें एक ही सफ़े पर हों। डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरह हमने एक दौर में टेररिज्म को पाकिस्तान से रूट आउट किया था और हमने सब ने एग्री किया था एक डॉक्यूमेंट पे कि पाकिस्तान में ये हमने करना है और पाकिस्तान ने किया। फिर हमने एग्री किया कि हम एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। माशाल्लाह अब भी 10 मिलियन फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने ये काम किया। इसी तरह पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव बना, ये भी एक्चुअली पीपीपी के दौर में ही बना था। उस वक्त इनके वजीर खजाना शौकत तरीन साहब थे और ये पीपीपी ने एक रेमिटेंस इनिशिएटिव शुरू किया। आज आप 28-30 अरब डॉलर की, उस वक्त जब शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है 8-9 अरब डॉलर पे थे और फिर ये रिमिट। सो मैं कुछ मिसालें ऐसी दे रहा हूँ कि जहाँ सर्टेनिटी क्रिएट हुई है
और कंटिन्यूटी रही है और कॉम्पिटेंस रही है और कोऑर्डिनेशन रही है, और हमने ये तय किया एज अ मुल्क कि हमने ये काम करने हैं तो हमने किए हैं। द चार्टर ऑफ सर्टेनिटी के बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, यानी कि बड़े खसारे नहीं करने, पीआईए का खसारा नहीं करना, एनर्जी सेक्टर का खसारा नहीं करना, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का गैप ठीक करना है। सेनेटर साहब पीएमएलएन के बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि 8.7% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो 15% ऑफ जीडीपी पे है टैक्स टू जीडीपी। अगर आज आप 15% पे चले जाएं तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ये जो कर्जे ममालिक से लेते फिर रहे हैं इनको भूल जाएंगे। आपका डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही आपका मसला हल कर देगी। तो हमने ये करना है और सर्टेनिटी बिजनेसमैन को देनी है कि ये पॉलिसीज 5 से 8 साल चलेंगी। पर इससे बढ़ के मैं बड़े ही मतलब एहतराम के साथ ये कहूँगा कि पाकिस्तान टुडे इज लुकिंग फॉर इलेक्टोरल सर्टेनिटी, कि ये हम सबको क्लियर हो। और अब आईएमएफ भी शायद यही चीज़ देख रहा है। बहुत मई में हाइटेंड अनसर्टेनिटी हो गई थी कि अब एक इलेक्टोरल सर्टेनिटी आए, क्योंकि जावेद भाई आपने $4 अरब के रिजर्व से जून भी गुजारना है, जुलाई अगस्त भी गुजारना है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आनी है, फिर एक नई गवर्नमेंट आनी है। सो रिस्क जो है वो हाइटेंड है। इस रिस्क को मीट करने के लिए एक इलेक्टोरल साइकिल का क्लियर होना, और उसके लिए इसी हुकूमत को इंतजामात कुछ करके जाना पड़ेगा। अगर आईएमएफ नहीं भी होता तो चाइना के पैसे, सऊदी अरेबिया के पैसे, कुछ ऐसे कि ये टाइम राइड आउट हो, और फिर वेरी गुड केयर टेकर सेटअप जो इन चीज़ों को बखूबी समझता हो और वो ये टाइम गुजार सके, एंड फिर नई हुकूमत एक सर्टेनिटी से लेकर मुल्क को अगले 5 साल के लिए चले। ठीक ठीक। सेनेटर साहब ने, बहरमन तंगी साहब ने सहाफ़ी और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के एक गुफ्तगू का जिक्र किया, तो एक वाक़या मैं भी शेयर कर दूँ। मीसाक़ जमहूरियत के बाद मेरी भी जब मुलाकात हुई दुबई में बेनज़ीर भुट्टो शहीद से, तो जब हमने उनसे कहा कि बड़े इख्तिलाफ़ात थे लेकिन ये मीसाक़ जमहूरियत आपने किया मुस्लिम लीग नून के साथ, तो मोहतरमा ने फरमाया कि मियां नवाज़ शरीफ साहब और हमने एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ात करके, सियासी इख्तिलाफ़ करके, और जो हमसे गलतियां हुई उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए हमने ये मीसाक़ जमहूरियत किया है। फिर 2011 में जब मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में थी, तो मेरी मियां नवाज़ शरीफ साहब से लाहौर में मुलाकात हुई और उनसे जब गुफ्तगू मेरी हो रही थी तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि मियां साहब बहुत सख्त अपोजिशन आप लोग कर रहे हैं, तो क्या आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म करेंगे? तो मियां नवाज़ शरीफ साहब के अल्फाज थे कि बिल्कुल भी नहीं, हम किसी भी गैर जमहूरी तरीके से हम किसी को भी अपना कंधा नहीं देंगे, क्योंकि ये मीसाक़ जमहूरियत में तय हुआ था। परफॉर्मेंस पे हम ज़रूर तनकीद करेंगे, मुखालिफत करेंगे, लेकिन हम कोई भी गैर जमहूरी हथकंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मियां नवाज़ शरीफ साहब के अल्फाज थे जो उन्होंने मुझसे कहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड ये बात है। सियासी जमातें जो हैं वो अपने तजर्बात से सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब आपका, सेनेटर राना मकबूल साहब आपका, और सेनेटर बहरमन तंगी साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। हमें आगे की तरफ देखना है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, इसी यकीन के साथ हमें आगे बढ़ना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।